और आइए अब देखते हैं न्यूज इन फोकस कौन कौन सी खबरें हैं, वो खबरें जो आज पूरे शो के दौरान रहेंगी खास फोकस में। सबसे पहले आज बात होगी अयोध्या धाम की। अयोध्या धाम में आज जबरदस्त भीड़ उमड़ गई। प्रशासन को नाकोचने चबाने पड़े भीड़ को काबू करने के लिए। शुरुआती दौर है, इसलिए भीड़ को समझा पाने में कि व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, कैसी हैं, ये बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। और इसीलिए हम आपके लिए आज अयोध्या का प्लान बनाएंगे, लेकिन थोड़ा ठहर कर, क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ हो चुकी है कि वहां पर व्यवस्थाओं को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। आगे आज अयोध्या धाम का पूरा प्लान बनाएंगे। इसके अलावा यूपी के खजाने पर श्री राम का आशीर्वाद हुआ है। जी हां, एसबीआई की एक ताजा रिपोर्ट आई है जो बता रही है श्री राम किस तरह से उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने में पैसों से झोली भर देंगे यूपी सरकार की। क्या कहती है ये रिपोर्ट, कितनी कमाई होने जा रही है यूपी सरकार की, ये तफसील से आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा शादी के कारोबार में बम्पर बहार आई है साहब, और वेडिंग इंडस्ट्री हो गई है देश की चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री। ये शादी के कारोबार में बम्पर बहार का मतलब क्या है, कहां से ये रिपोर्ट आई है, क्या ये रिपोर्ट कहती है, आगे आपको बताएंगे। मौके भी आपके लिए लेकर आएंगे अगर आप शादी के जुड़े कारोबार से जुड़ना चाहते हैं। आगे इस पर भी तफसीली से बातचीत होगी, और साथ ही साथ बात होगी आपके दिल और मैराथन की। जी हां, बीते कुछ सालों से मैराथन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ बढ़े हैं मैराथन दौड़ते दौड़ते दिल की धड़कनें थम जाने के कई मामले भी। इसलिए आज हम बात करेंगे दिल सेहतमंद तभी आपको भागना है मैराथन। तफसील से होगी आगे बात, और साथ ही साथ बजट से पहले आपके बजट वाले शेयर्स भी लेकर आएंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने यह खास श्रृंखला शुरू की है, बजट से पहले सस्ते शेयर। आपके बजट के सस्ते शेयर वो कौन कौन से हैं जो आप खरीद सकते हैं और उसमें कमाई के मौके बन सकते हैं, आगे आपको बताएंगे। तो यह है न्यूज इन फोकस। और साथ ही साथ अब हमेशा की तरह आज का हमारा पोल, कवर स्टोरी से जुड़ा हुआ हमारा पोल होता है, और आज का हमारा पोल है अयोध्या से जुड़ा हुआ। जिस तरह से भीड़ के वहां पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, भीड़ के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, साफ तौर पर प्रशासन के तो पसीने छूट ही रहे हैं। लेकिन हमारा सीधा सीधा सवाल है, प्रशासन को होने वाली दिक्कत जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए, हम ये मानते हैं, लेकिन इसके लिए व्यवस्थित दर्शनों के लिए क्या अयोध्या मंदिर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं? आपको हाँ या ना में जवाब देना है, क्योंकि देखिए भक्त तो दर्शन करना चाहेंगे, और भक्तों को अगर दर्शन करने को नहीं मिलेंगे तो उनका स्वाभाविक है, उनको थोड़ा सा दिक्कतें तो होंगी ही। लेकिन इसके लिए अयोध्या मंदिर प्रशासन ने क्या तैयारी की हुई है, आपको अपनी राय देनी है, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। हाँ या ना में आपको जवाब देना है, और हाँ कोई अच्छा कॉमेंट आप करते हैं तो उस कॉमेंट को भी हम शामिल करेंगे अपने शो में। इसलिए पूरा शो देखिएगा, बने रहिए इंडिया 360 के साथ। और फटाफट अंदाज में देख लेते हैं दिन भर की वो तमाम खबरें जो छाई रही। संसद भवन की सुरक्षा के लिए आज से सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। संसद परिसर में 140 सीआईएसएफ कर्मियों की टुकड़ी तैनात की गई है। 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान संसद आने वाले दर्शकों और उनके सामान की तलाशी सीआईएसएफ ही लेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल 13 दिसंबर को कुछ लोगों के संसद कक्ष में प्रवेश करने और रंगीन धुआं छिड़कने के मद्देनजर सुरक्षा की समीक्षा की थी। इसके बाद सीआईएसएफ तैनात करने की मंजूरी दी गई थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कार्यक्रम को बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया और राम लहर पर एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसी कोई लहर नहीं है। राहुल गांधी ने एक बार फिर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर प्रहार किया और उन्हें सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कह डाला। राहुल गांधी ने कहा कि न्याय यात्रा के 5 स्तंभ हैं, जिसमें युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय शामिल है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के भीतर सीट बंटवारे को लेकर कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है
कि वो पश्चिम बंगाल में अपने गढ़ को न कमजोर होने देना चाहती हैं और न ही किसी दूसरे दल को अपना वोट बैंक ट्रांसफर करवाने के मूड में हैं। ममता ने कांग्रेस के सामने सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला दिया है। ममता ने बीजेपी को मात देने के लिए खास इलाकों में स्थानीय पार्टियों को कमान दिए जाने की वकालत की। ममता ने एक सुझाव भी दिया कि कांग्रेस चाहे तो अपने दम पर 300 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी का सर्वे आज से शुरू हो गया है। राज्य के करीब 4200 कर्मचारियों को सर्वे के काम में लगाया गया है। राज्य पिछड़ा आयोग 31 जनवरी तक सर्वे का काम पूरा करेगा। सीएम शिंदे ने 20 जनवरी को कहा था कि सर्वे से पता चलेगा कि मराठा कम्युनिटी के लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कितने पिछड़े हुए हैं। उधर मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल की पदयात्रा पुणे के रंजन गांव से मुंबई की ओर बढ़ चली है। आज पदयात्रा का चौथा दिन है। जरांगे ने कहा कि वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर समन भेजा है। ईडी मुख्यमंत्री सोरेन से पहले राउंड की पूछताछ 20 जनवरी को कर चुकी है। अब ईडी ने उन्हें 27 और 31 जनवरी तक कोई भी तारीख खुद से तय करने को कहा है। हेमंत सोरेन से पिछली बार जो पूछताछ हुई उनके आवास पर हुई थी, लेकिन इस बार ईडी ने पहले ही साफ कर दिया कि उन्हें ईडी ऑफिस आना होगा। मुख्यमंत्री सोरेन पर जमीन घोटाले और अवैध खनन के आरोप हैं, जिसकी ईडी जांच कर रही है। इस मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री के कथित 2 सहयोगियों को गिरफ्तार भी किया है। गुजरात के खेड़ा में कुछ धर्म विशेष के युवकों को सार्वजनिक रूप से खंभे से बांधकर पीटने वाले 4 पुलिसकर्मियों की कैद के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अक्टूबर 2022 में गरबा कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव के बाद पुलिस ने ये जो कार्रवाई की थी, इसी का ये पूरा मामला है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिसकर्मियों को सजा 14 दिन की कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पुलिसकर्मी पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सजा पर रोक लगा दी। मुंबई स्थित मीरा रोड के नया नगर में उपद्रवियों पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। योगी मॉडल की तर्ज पर मुंबई में भी एक्शन देखने को मिला है। इलाके में 21 जनवरी की रात श्रीराम झंडे वाले वाहनों को तोड़कर लोगों के साथ मारपीट की गई थी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इलाके के अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने यह बड़ा एक्शन 48 घंटे के भीतर लिया। ऐसे निर्माण को तोड़कर समतल बनाने का काम चल रहा है। कूनो नेशनल पार्क से अच्छी खबर आई है। चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया है। चीता ज्वाला नामीबिया से आई है। कुछ हफ्तों पहले ही एक दूसरे चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया था। अब कूनो जंगल में भारत में जन्मे चीतों की संख्या 7 हो गई है। भारत में अब तक 10 चीतों का जन्म हुआ है, जिसमें 3 की मौत हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह खबर साझा करते हुए कहा कि कूनो के नए शावक, इससे पहले नामीबियाई चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया था। और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। स्वाभाविक है, इससे भक्त और प्रशासन दोनों परेशान हैं। कई भक्तों को दर्शन का समय, एंट्री एग्जिट की सही जानकारी, मोबाइल और बैग ले जाने के नियमों जैसी बुनियादी जानकारी भी नहीं है और इसीलिए काफी परेशानी हो रही है। आज हम आपको बताएंगे अयोध्या पहुंचने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, क्योंकि देखिए वहां पर अभी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मंदिर खोला गया है लोगों के लिए, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ पहुंच चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि सबके लिए ये उपयुक्त समय नहीं है। दर्शन के सही नियम क्या हैं, दूसरी छोटी बड़ी जानकारियां आपको देंगे ताकि रामलला के दर्शन का पूरा प्लान बनाकर ही आप अयोध्या जाएं। पहले ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से आज जनसैलाब उमड़ा और किस तरह की दिक्कतें और अव्यवस्थाएं झेलनी पड़ी सबको हर तरफ से। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको सही मार्ग पर ले चलेंगे। अयोध्या के दर्शन का सही प्लान, सही समय। अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन के साथ ही देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है। हो भी क्यों ना,
लंबे वियोग से जो विपत्ति आई थी उसका अंत जो हो गया है। आज से रामलला के द्वार सबके लिए खुल गए हैं। ऐसे में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अयोध्या नगरी भक्तों की भीड़ से भर चुकी है। श्रद्धालु रामलला के दर्शन मात्र के लिए अपने घरों से निकले हैं। श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या नगरी पहुंच रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं को दर्शन कराना प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। पहले समझिए मंदिर परिसर में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। दरअसल राम मंदिर में जाने के 3 रास्ते हैं, जबकि मंदिर से बाहर निकलने के 2 ही रास्ते हैं। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। इस बीच मंदिर 1 बजे से 3 बजे के बीच बंद रहेगा। दिन भर में 3 बार रामलला की आरती होगी। लेकिन जब आम भक्तों के लिए मंदिर के द्वार खुले तो श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। आलम ये था कि आज सुबह 3 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार लग गई और सुबह 6 बजे तक मंदिर की ओर जाने वाला राम जन्मभूमि पथ तीर्थ यात्रियों से भरा हुआ था। अब आइए देखते हैं कि आपको रामलला के दर्शन से पहले किन नियमों का पालन करना होगा। अगर आप रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी आप मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, लैपटॉप, कैमरा, ईयरफोन या रिमोट वाली चाबी भी मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा पर्स या कोई और बैग भी मंदिर के अंदर ले जाने की मनाही है। हालांकि मंदिर परिसर के बाहर बैग और इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने की सुविधा मौजूद है। सुरक्षा कारणों की वजह से मंदिर में आरएएफ की ओरिजिनल टीम तैनात है। इसके अलावा मंदिर में एटीएस भी तैनात की गई है। यही नहीं, कई आईपीएस अफसरों की ड्यूटी भी मंदिर में लगाई गई है। फिलहाल मंदिर के अंदर दर्शन जारी है, लेकिन भारी भीड़ की वजह से भक्तों को दर्शन करने में थोड़ी मुश्किलें भी झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे में आप भी अगर भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ दिनों का इंतजार करना ही बेहतर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी दीपांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं। स्वामी दीपांकर प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़े दिनों बाद आपसे आज वार्तालाप का सौभाग्य मिल रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप स्वयं अयोध्या जी से लौट कर आए हैं। वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं, इस पर बातचीत बाद में। पहले बताइए आपका अनुभव कैसा रहा स्वामी जी। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया और जय श्री राम। जय श्री राम। हमारा अद्भुत, एकदम दिव्य अनुभव, अद्भुत अनुभव, जैसे कहते हैं ना कि दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या। और ये अयोध्या, मतलब अयोध्या जी में जाकर के इस बार जो फील था वो एकदम डिफरेंट, मानो कि जैसे आप अपने आराध्य की प्रतीक्षा कर रहे हों और प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको तत्क्षण इस बात का एहसास हो जैसे आपका जीवन जीना सफल हो गया या आपका जन्म लेना सफल हो गया। मतलब ये इस तरीके की स्थिति है, मैं आपको क्या बताऊं, अभी भी एकदम आंख नम जैसी सिचुएशन में आ जाती है। वो अलग पहलू है सर। दीपक बाबू, आंख देखिए तो देखते रह जाइए, ललाट पर तिलक देखिए तो देखते रह जाइए, भगवान राम को देखिए तो देखते रह जाइए। यही मर्यादा पुरुषोत्तम है। और सोचिए कि जो वनवास का लिमिट था वो 14 साल था और जो उनके मंदिर का लिमिट था वो 500 साल हो गया। और ऐसे में इतनी धैर्यता के साथ, प्रतीक्षा के साथ अगर कोई समाज प्रतीक्षा करे और राम प्रतीक्षा करें अपने मंदिर की, तो मुझे एक ही बात याद आती है कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। बहुत कुछ खोया राम ने, परंतु हाँ इतना आप जरूर कहूंगा, ये नई अयोध्या है, ये नए तेवर में है, नए जेवर में है और नए कलेवर में है, जो अपने प्रभु राम का स्वागत कर रही है। मतलब मैंने ऐसे आज से पहले ऐसी अयोध्या नहीं देखी थी। अगर कोई आकलन का पैमाना हो तो पहले रात और अब दिन, अंधकार और प्रकाश। तो मतलब इतना चेंज अयोध्या में देखने जैसा है। आप राम की पेड़ी पर खड़े हो जाइए, आपका मन नहीं करेगा पूरे दिन आप वो वहां सिर्फ बैठकर भजन करिए और राम की पेड़ी पर शाम को होने वाले लेजर शो का आनंद लीजिए और राम की भक्ति में खोए रहिए और आपको कोई ताल्लुक नहीं हो रहा। अयोध्या तो विख्यात और फेमस है,
बिल्कुल। कि वहां पर आपके नाम का, राम नाम का कीर्तन कोई कर रहा है, आप अपने कोई काम भी करना चाहे तो कर लीजिए, मगर इतना जन सैलाब। अब सोचिए कि 500 साल बाद सनातनी समाज का, सनातनी हिंदुओं का इतिहास लिखा गया है, तो मैं समझता हूं कि उत्साह अपने चरम पर होगा। मगर मैं समझता हूं जोश हो मगर होश बनाए रखें। हाँ। आप ही के राम हैं, आप ही को जाना है, आप ही ने दर्शन करने हैं। बस मैं इतना कहूंगा कि थोड़ा धैर्य के साथ जो सरकार गाइडलाइन दे उस गाइडलाइन के साथ चलिए, ताकि चीजें किसी के लिए भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, व्यवस्था डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप लोग आराम से जाएं। और मैं समझता हूं कि जब आप जाएंगे, आप यकीन मानिए राम को वहीं पाएंगे। बिल्कुल, यही राम बिल्कुल। की आपने ताकत। बड़ा सुंदर आपने कहा कि राम अब आ गए हैं और राम यहीं रहेंगे। आज उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी यही बात बोली कि राम अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं हैं राम, आपके बीच में ही हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, धीरे धीरे करके जाएं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि इतना लंबा इंतजार है और उत्साह लोगों में इतना है कि बस सप्ते रामलला के दर्शन के लिए लोग इतने लालायित हैं, इतने उत्साहित हैं कि बस जैसे तैसे उनकी झलक पा देना चाहते हैं। और आज यही देखा हमने, और इसीलिए प्रशासन को कुछ तब्दीलियां करनी पड़ी। लोग अंदर सेल्फी लेकर, फ़ोन लेकर जा रहे थे, थोड़ा व्यवस्थाएं हो रही थी तो इसलिए फ़ोन अलाउड नहीं किया गया। बहुत सारी चीज़ें हुई, 8 मजिस्ट्रेट्स को आना पड़ा वहाँ पर, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उनको आना पड़ा। अभी भी वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाए रखने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन स्वामी जी आप आए हैं, क्या कहेंगे लोगों को, कब जाएं, कैसा उपयुक्त समय है, क्या क्या तैयारियों के साथ जाएं, कुछ मार्गदर्शन कीजिए स्वामी जी। देखिए, मैं समझता हूं कि जितना मैंने वहां देखा, कल जब प्राण प्रतिष्ठा थी तब उसका साक्षी बनने का अवसर मिला तो वहीं थे। और वहां के मतलब उस समय कुछ हजार लोग अंदर थे, तो उसमें भी ऐसी स्थिति थी कि उत्साह लोगों का मतलब आसमान छूने जैसी स्थिति में था। तो वहां पर कल भी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया गया तो चीजें सेटल्ड हो गई थी। मैं समझता हूं कि आज ही से राष्ट्र के लिए मंदिर खुला है और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अद्भुत कार्य किया है। मैं समझता हूं कि आप आराम से जाइए, वहां पर दर्शन कीजिए और अपने रामलला को आप वहीं पाएंगे। मगर जो जो गाइडलाइन गवर्नमेंट फॉलो मतलब कहती है उसे फॉलो जरूर करें, क्योंकि वो आप ही के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। मगर हाँ, इतना सा जरूर कहूंगा कि जब आप वहां पहुंचेंगे, आप कितने भी थकावट के बाद पहुंचे या कितने भी तनाव के बाद पहुंचे, मगर मैं समझता नहीं हूं कि अब भविष्य में ऐसा होगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पहुंचे तो कल से आप चीजों को और बेटर पाएंगे। और जब आप वहां जाकर खड़े होंगे तो आप मानेंगे कि मतलब आत्मा और परमात्मा के समक्ष कुछ नहीं, और आप आनंद का अनुभव करेंगे। जो मैं स्वयं कर आया हूं, मैं वो आपको बता रहा हूं। मतलब मैं ऐसा कभी देखा नहीं कोई विग्रह, कि कोई इतना दिव्य विग्रह, मतलब कोई ऐसा अद्भुत विग्रह, अकल्पनीय अविश्वसनीय विग्रह जो अपनी तरफ खींचता है। मगर मैं समझता हूं कि आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का भगवान के प्रति कृतज्ञता निसंदेह अपनी जगह एकदम बिल्कुल 100% है। आप जरूर जाएं। मगर मुझे लगता है कि अभी जो वहां पर आवागमन बना हुआ है, आप संभव हो तो कुछ समय रुकें, आप थोड़े से दिन रुकें, उसके बाद आप वहां की व्यवस्थाओं को देखकर उसके बाद क्लैरिफाई कर आप तब निकलें। एक बार आप डबल चेक कर तब निकलें तो ज्यादा और बेटर होगा, आप ही के लिए बेटर होगा। क्योंकि दर्शन करें तो कम से कम आनंद में तो करें, कोई इधर से धक्का नहीं मारे, कोई उधर से नहीं मारे, आप आनंद से दर्शन करें। तो उसके लिए आप आराम से जाएं, क्योंकि राम कल भी आपके पास थे, आज भी आपके पास है। और राम के बारे में तो दीपक बाबू एक चीज विख्यात है जी, कहा जाता था कि एक राम दशरथ का बेटा, मतलब राजा के सुपुत्र, और एक राम घट घट में बैठा, वो तो सबके भीतर विद्यमान है। एक राम का जगत पसारा जो पूरे जगत में व्याप्त है, और एक राम सबहु ते न्यारा जो सबसे अलग है। वही दिव्य भव्य मेरे राघवेंद्र सरकार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। मैं समझता हूं कि वो आप जब जाएंगे तो आपको वही मिलेंगे और आपकी प्रतीक्षा सदियों की समाप्त होगी। बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपने विचारों को समाहित किया। और देखिए, इससे मतलब मैं अपनी तरफ से बस जोड़ दूं, मुझे सौभाग्य नहीं मिला अयोध्या जाने का, लेकिन आपके माध्यम से और आपके जो मैं विचार और भाव सुन पा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर व्यवस्था बनाने का काम भी श्रद्धालुओं का ही है। इसे आप राम काज समझिए,
कुछ दिनों का धैर्य रखिए, रामकाज इसे समझिए, और जब सब चीज़ें व्यवस्थाएं जब पटरी पर आ जाएं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, जाइए, खूब जाइए, एक बार नहीं 4-4 बार जाइए, जी भर जाइए, जिंदगी भर जाइए, लेकिन व्यवस्थाएं हो जाएं। क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं, प्रशासन को बड़ा जूझना पड़ा, जैसा मैं आपको बता रहा था कि खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, 8-8 मजिस्ट्रेट लगाए गए, जो वहां पर सीआरपीएफ के जो डीजी थे उनका बयान मैं सुन रहा था कि वो किस तरह से व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए हैं। और देखिए, इस तरह के भीड़ में, उत्साह में कहीं कोई हम ऐसा विंडो ना छोड़ दें, लूप होल ना छोड़ दें कि असामाजिक तत्वों को कुछ करने का मौका मिल जाए, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए रामकाज से समझिए और ये व्यवस्थाएं बनाए रखने में मदद कीजिए। हमने अपने दर्शकों से पूछा था, स्वामी दिवांकर, ज़्यादा आपका समय हम नहीं लेंगे, बस आज का पोल हम ले रहे हैं, उसके बाद एक छोटा सा रिएक्शन आपका लूंगा। हमने आज अपने दर्शकों से पूछा था कि जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, आपको देखकर क्या लग रहा है कि पर्याप्त व्यवस्था थी या नहीं? तो देखिए, संतोषजनक लोगों का उत्तर हाँ में आया है। 53% लोग कह रहे हैं कि हाँ, संतोषजनक व्यवस्थाएं थी, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी मंदिर प्रशासन की, ये कहने वाले भी कम नहीं हैं, लगभग 47% हैं। और इनका जो भीतर जो उनका जो रोष है उसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि आज की जो भीड़ देखी होगी लोगों ने, वो समझा कि काश थोड़ा सा व्यवस्थाएं बेहतर होती। लेकिन व्यवस्थाएं ठीक करने में प्रशासन और जनता, श्रद्धालु, दोनों तरफ से काम आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके व्यवस्था बनेगी। कुछ कमेंट्स भी आए हैं हमारे दर्शकों के, वो भी हम ले लेते हैं, और बड़े रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं, वो हम जरा ले लेते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि मंदिर प्रशासन तक ये सुझाव पहुंचे। भाविक उपाध्याय हैं, मैं यहीं से पढ़ दे रहा हूं, उनका कहना है कि देखकर लग रहा है कि तैयारी पुख्ता नहीं थी, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए, डेली डाटा के आधार पर स्ट्रैटेजी बनाइए, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं अयोध्या के लिए, वो डेटा स्टडी कीजिए और फिर व्यवस्था कीजिए। ये एक अच्छा सुझाव है। इसके अलावा राम मंदिर दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी की जाए। ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी मेरा ख्याल है, लेकिन वो पूरी तरह से व्यवस्थित हो, ये मिहिर भौमिक जी का सुझाव है। तो इस तरह के सुझाव भी हमारे पास आ रहे हैं। स्वामी जी, हो गया, अब सुझाव भी आ गए वहां पर क्या स्थिति है, लेकिन अब व्यवस्था की बात नहीं करेंगे। अब जाते जाते एक बार फिर से मैं बस, जब आप अयोध्या में थे, जब आपने रामलला को देखा, और एक भक्त जो अब वहां जाने को लालायित है, थोड़ा उसमें विलंब हो, हम कह रहे हैं कि धैर्य बनाए रखें, लेकिन अपने भावों के माध्यम से, जरा अपने माध्यम से रामलला के दर्शन हमारे दर्शकों को करा दीजिए। मैं देखिए, उसको शब्द देना दीपक भैया बहुत कठिन है, मैं समझ रहा हूं। और हाँ, इतना सा जरूर कहूंगा कि इतना सा मात्र कहूंगा कि शायद मैं अपने जीवन में पहली बार अयोध्या को जिया हूं। अयोध्या को जिया जा सकता है, राम को जिया जा सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम को जिया जा सकता है, क्योंकि वही राम है। राम में रा का अर्थ राष्ट्र है और माँ का अर्थ मंगल। तो राष्ट्र का मंगल और राष्ट्र के मंदिर का अब द्वार खुल चुका है राम भक्तों के लिए। वो खूब जाएं वहां पर, आनंद से साधना करें, आनंद से दर्शन करें, एक नहीं अनंत बार जाएं जैसा आपने कहा। मगर इतना सा जरूर ध्यान रखें कि जब 500 सालों की प्रतीक्षा हो सकती है, तो वर्तमान व्यवस्थाएं बनी रहें, थोड़ी सी प्रतीक्षा हमें भी करनी होगी। और आप जरूर जाएं, जाने में कोई आपत्ति नहीं, मगर जो वहां पर लोग हैं वो इतना सा जरूर अपने कर्तव्य का निर्वाह करें कि सारी जिम्मेदारी मात्र सरकार की नहीं होती, कुछ दायित्व कर्तव्य हम लोगों के भी होते हैं, और हम लोग उसका श्रद्धापूर्वक निर्वाह करें। क्योंकि मैं आनंदित हूं, मैं भावुक हूं, क्योंकि मैं मर्यादित हूं और मैं राम भक्त हूं। तो मर्यादित रहना हम लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। मर्यादित रहकर आराम से आप राम के मंदिर का दर्शन करें, आनंद लें। एक छोटी सी पंक्ति कहूंगा दीपक भाई, जी जी जी, जो मन में एक भाव था, आपके साथ शेयर करता हूं। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। तो मैं समझता हूं कि मंदिर बन रहा है, और इससे प्यारा देश क्या हो सकता है कि राम के भाव की, राम की मर्यादा की, राम के कर्तव्यों की मैं समझता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा हुई है। भारत के जन जागरण की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। लाखों
कार सेवकों के जो प्राण आहूत हुए, उस प्राण की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो धैर्य पूर्वक जाएं, आनंद से जाएं। राम भी आपके, मंदिर भी आपका और अयोध्या भी आपकी। बहुत बहुत अच्छा आपने वर्णन किया अपने भावों का, अपने अनुभव का। आपके माध्यम से सच में ऐसा लगा कि हमने अयोध्या जी में रहते हुए रामलला के दर्शन कर लिए। मुझे लगता है ये अनुभूति हमारे तमाम दर्शकों की भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मर्यादा का आपने जिक्र किया। मर्यादा पुरुषोत्तम तो श्री राम हैं, लेकिन हाँ, व्यवस्था बनाए रखने में भी हमें थोड़ी मर्यादा दिखानी होगी, यही अपील। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। जी हां, राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान जारी कर यह जानकारी दी गई है। कर्पूरी ठाकुर की कल यानी बुधवार को मनाई जाने वाली 100वीं जन्म जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। जेडीयू ने इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी की थी और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि 36 साल की तपस्या का फल अब जाकर मिला है। तो कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाले एक बहुत बड़े कद के नेता के तौर पर जाना जाता है, बिहार के ही नहीं, देश के पहले मुख्यमंत्री जो अति पिछड़ा वर्ग से आते थे और इसीलिए उन्हें अति पिछड़ों का नायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा जाता है। और उनकी सियासत ऐसी कि आपातकाल के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा पाई थी और 77 में वो सीएम बने। कर्पूरी ठाकुर के फिर शागिर्द आगे चलकर लालू और नीतीश हुए, जिन्होंने अपनी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन 1988 में जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया, उसके कई सालों बाद तक, आज तक भी वो बिहार में बहुत लोकप्रिय हैं। पिछड़ों और अति पिछड़ों की उनका नाम लेते हैं, उन्हें आज भी बड़ी अदब से उनका नाम लिया जाता है। बहुत ही बड़े कद के नेता कर्पूरी ठाकुर, और अब उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। और अब बिजनेस से जुड़ी हुई वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। एक्सिस बैंक ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान बैंक के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे। बैंक का Q3 मुनाफा 6,071 करोड़ रुपए रहा, जबकि जी बिजनेस ने 6,180 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। बैंक ने इससे पहले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 5,853 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। सालाना आधार पर एक्सिस बैंक की कुल आय बढ़कर 33,516 करोड़ रुपए हो गई। तिमाही आधार पर बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.73% से घटकर 1.58% रहा। नेट एनपीए बिना बदलाव के 0.36% पर रहा बरकरार। पीडीलाइट ने भी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है। इस दौरान कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 308 करोड़ रुपए से बढ़कर 511 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 527 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 2,998 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,130 करोड़ रुपए रही। जी बिजनेस ने 3,249 करोड़ रुपए का अनुमान जाहिर किया था। मेडिअसिस्ट हेल्थ केयर ने बाजार में शानदार एंट्री की है। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग आईपीओ प्राइस के मुकाबले 10% प्रीमियम पर हुई। बीएसई पर कंपनी का शेयर 460 रुपए पर खुला, जबकि इसका इश्यू प्राइस 418 रुपए था। मेडिअसिस्ट का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल था। इसके आईपीओ को 16.25 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। मेडिअसिस्ट अपनी सब्सिडियरी मेडिअसिस्ट टीपीए, मेडवांटेज टीपीए और रक्षा टीपीए के जरिए इंश्योरेंस कंपनियों को थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराती है। एडुटेक कंपनी बायजू ने आज कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पास FY 2022 की अपनी वित्तीय रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का नेट लॉस बढ़कर 8,245 करोड़ रुपए हो गया है। आर्थिक संकट से जूझ रही कंपनी ने रिपोर्टिंग पीरियड खत्म होने के करीब 22 महीने की देरी के बाद ये नतीजे जारी किए हैं। तिमाही के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू FY 21 में 2,428 करोड़ रुपए से 118% बढ़कर FY 22 में 5,298 करोड़ हो गया।
अब से कुछ देर पहले अयोध्या की बात चल रही थी और यूपी की बात चल रही थी और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। अयोध्या में राम मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुले हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी कमाई के नए द्वार खोल दिए हैं अयोध्या ने। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अयोध्या को लेकर एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। एसबीआई के मुताबिक सिर्फ अयोध्या की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। जी हां, एसबीआई के मुताबिक अगले साल 2025 तक अतिरिक्त आमदनी की शुरुआत होने लग जाएगी। एसबीआई के मुताबिक इस साल उत्तर प्रदेश में पर्यटक 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे और साल 2027-28 तक देश की इकोनॉमी जब $5 ट्रिलियन की होगी, उसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा योगदान होगा। अकेले उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था उस समय $500 अरब को पार कर जाएगी। तो अयोध्या जी ने खोल दिए हैं कमाई के द्वार उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होने वाला है। ऐसे में सीनियर सिटीजन को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। बुजुर्गों ने इस बार स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा मुद्दा उठाया है। बुजुर्गों का कहना है कि 60+ वालों का मेडिक्लेम काफी महंगा है, इस पर सरकार को राहत देनी चाहिए। बुजुर्गों को सरकार से और क्या क्या उम्मीदें हैं, इसे लेकर बात की जी मीडिया संवाददाता सुबोध मिश्रा ने। सरकार 1 फरवरी को अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है। इस बजट से लोगों को काफी सारी उम्मीदें हैं। वजह है चुनावी इस समय जो है समय चल रहा है, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें लोगों को मिल सकती हैं, ऐसी उम्मीद है। ऐसे में ही जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी भी काफ़ी सारी अपेक्षाएं हैं इस बजट से कि उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे उनको खुशी होगी। इस समय मैं मुंबई के एक गार्डन में हूँ। इस गार्डन में कुछ सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए मिले। मैंने देखा वो लोग चर्चा कर रहे थे बजट पे, आने वाले बजट पे, और क्या चर्चा कर रहे थे और उनके मन में क्या चल रहा है, आइए हम इन लोगों से जानना चाहेंगे। ये है कि जो अभी लास्ट टाइम का बजट है उसमें जो लिमिटेशन था वो 3,50,000 था। मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन के लिए ये 6 लाख तक जाना चाहिए, 6 या 7 लाख तक। कारण क्यों गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको पेंशन मिलती है। पेंशन और उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है उसका मिला के अगर 5 लाख उनका सब टोटल 5 लाख ईयरली होता है तो उसके ऊपर अगर टैक्स जाएगा 30%, तो उनको कितना उसमें 1.5 लाख तो चला जाएगा। तो ये जो बेनिफिट है वो 7 लाख तक सीनियर सिटीजन के लिए होना चाहिए। अभी सीनियर सिटीजन के भी हम लोग किया था, इन्वेस्ट किया पैसा, तो अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा था, 8 के ऊपर मिल रहा था। अभी एकदम कम 7.2 के ऊपर है ही नहीं। पीपीएफ में भी कम है, तो हमारे हाथ में क्वार्टरली पैसा कुछ आता नहीं है और डे बाय डे महंगाई बढ़ रही है और महंगाई और हमारा खर्चे का कुछ मेल जमता नहीं है। जब में से हमको हेल्प कहाँ से मिलती नहीं है और एक्स्ट्रा इनकम कोई नहीं है हमको। ना पेंशन है, हम लोग प्राइवेट में थे तो पेंशन भी नहीं हमको, तो पेंशन नहीं, कुछ नहीं, और इंटरेस्ट भी कम हुआ, तब जीने का कैसा अभी। ये सरकार से उम्मीद है। ट्रैवलिंग के जो अभी ट्रेन से जो सुविधा मिल रही थी वो भी बंद हो गई। अभी सीनियर सिटीजन ट्रैवलिंग ट्रेन से नहीं कर सकता है, जो प्लेन से जाता है और कुछ से जाता है, उस सबसे उसका फेयर तो कम करना चाहिए। उसमें कम करेगा तो सीनियर सिटीजन थोड़ा घूम सकता है, आ सकता है। ईपीएफ पेंशन है, ईपीएफ पेंशन में कुछ बड़ा कोशियर कमेटी का जो अहवाल आया था बीच में, पहले 10 साल पहले जो उन्होंने रिकमेंडेशन किया था उसमें कुछ सोचते ही नहीं। कितना सब पॉलिटिशियन प्रेशराइज करते गवर्नमेंट उसमें बस होते, उसमें अगर कुछ करेंगे ना, एक जो अपना जो है यूनियन वगैरह सीनियर सिटीजन का जो डिमांड करे, पब्लिक का डिमांड है, वो डिमांड में थोड़ा देर सोचेंगे ना तो उतना राहत मिलेंगे सीनियर सिटीजन को। हेल्थ पॉलिसीज है ना, उसमें काफ़ी बदलाव आने चाहिए, क्योंकि अभी क्या ऐसा है कि आफ्टर 60 ईयर्स सभी रोग लग जाते हैं, हार्ट का हो, डायबिटीज़ हो, फिर बाद में आप मेडिक्लेम निकालने जाता, अगर उसने नहीं निकाला है बेचारा किसी ने, तो उसको मेडिक्लेम निकालने में बहुत
तकलीफ होती है। कोई भी पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट की हो प्राइवेट हो, वो पॉलिसी उनको लेती ही नहीं, मेडिक्लेम करवाती ही नहीं। फिर ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, आपको डायबिटीज़ है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम, तो ये सीनियर सिटीज़न के लिए ये सब लागू नहीं होना चाहिए। कुछ अलग से अच्छी मेडिक्लेम पॉलिसी सीनियर सिटीज़न आफ्टर 60 के बाद उसको मिलनी चाहिए। ये जो अपने सीनियर सिटीजन्स हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, अपने मन की बात रखी कि किस तरह से उनको भी रियायत चाहिए, किस तरह से वो चाहते हैं कि सरकार उनके लिए भी कुछ सोचे ताकि उनकी ज़िंदगी भी और आसान हो सके। कैमरामैन प्रमोद के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। आपने कई बार ये सुना होगा इंटरिम बजट, अंतरिम बजट, और आप सोचोगे कि भाई बजट तो हर साल आता है, ये इस बार इंटरिम बजट का शोर शराबा क्यों? तो देखिए, ये साल है बेहद खास क्योंकि इस साल होने वाले हैं चुनाव, राइट? चुनाव होंगे, नई सरकार बनेगी और वो जो नई सरकार बनेगी वो लेकर आएगी पूरा फुल फ्लेज आम बजट। लेकिन जब तक नई सरकार ना बने तब तक क्या? तो तब तक एक बजट और आता है और वो होता है इंटरिम बजट यानी कि अंतरिम बजट। अब अंतरिम बजट में क्या होता है? जो कुछ भी सरकार की कमाइयां हैं, टैक्स वगैरह, दूसरे जो पैसे आ रहे हैं वो सब, और साथ ही जहां जहां सरकार खर्चा करने वाली है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके इंटरिम बजट में होती है। अब सरकार को क्या होता है कि बजट पास करवाना होता है खर्चों के लिए, तो इंटरिम बजट में सरकार को जो कुछ भी खर्चे वगैरह करने होते हैं, जो कमाइयाँ आनी होती है, उसकी डिटेल देकर जब तक क्या चुनाव ना हो जाए, नई सरकार ना बने, तब तक वोट ऑन अकाउंट के बेसिस पे सरकार अपने खर्चे करती रहती है और नई सरकार आने के बाद लेकर आती है उस बचे हुए समय के लिए साल भर का, यानी कि मार्च 2025 तक के लिए फुल फ्लेज बजट। तो इस बार आप देखेंगे इंटरिम बजट। भारत में वेडिंग इंडस्ट्री देश की चौथी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। जी हां, दरअसल वेडिंग इंडस्ट्री ने 2023 में 26.4% की वृद्धि के साथ देश में 4.74 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया। इसमें बढ़ोतरी की वजह मध्यम वर्ग के लोगों की आय में वृद्धि है। वेडिंग प्लानिंग प्लेटफॉर्म वेडमीगुड की रिपोर्ट के मुताबिक इस इंडस्ट्री की सालाना ग्रोथ आने वाले वित्त वर्ष में 2023-24 में 7 to 8% के आसपास रह सकती है। यहां तक कि इसमें 6.25 लाख करोड़ रुपए तक के पहुंचने की संभावना है। मकर संक्रांति के बाद 16 जनवरी से देश में शादियों की सीजन शुरू हो गया है और ये सीजन मार्च तक चलेगा। इन दिनों डेस्टिनेशन वेडिंग का प्रचलन भी बढ़ा है। इसने इंडस्ट्री को 18% से बढ़ाकर 21% तक पहुंचा दिया है। वेडिंग इंडस्ट्री की इस बढ़ती गति ने इसी देश की चौथी बड़ी इंडस्ट्री बना दिया है। आने वाले समय में इसके और भी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। हीरो मोटोकॉर्प ने 125cc सेगमेंट में अपनी नई मोटरसाइकिल हीरो एक्सट्रीम 125 को लॉन्च किया है। इसके इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 95,000 रुपए और ABS वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस 99,500 रुपए है। बाइक का फ्रंट लुक काफी आकर्षक है। इसमें 125cc का एयर कूल्ड इंजन दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इसका माइलेज 66 किलोमीटर प्रति घंटा का है और इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। ये बाइक 3 कलर ऑप्शन में मिलेगी। 20 फरवरी से आप इसे हीरो शोरूम से खरीद पाएंगे। कंपनी का क्या है प्लान, बता रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प के CEO निरंजन गुप्ता। बहुत ही एक्साइटिंग है 2024। हमने 23 में बहुत सारे लॉन्चेस किए हैं। ये लॉन्चेस की कैपेसिटी बढ़ेगी 24 में जाकर। आज आपने देखा, आज हमने 2 लॉन्चेस और किए हैं। प्लस आगे बढ़ के अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री भी काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। सो ओवरऑल हम 2024 और अगले कुछ सालों को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। प्रीमियम स्ट्रैटेजी जहाँ तक सवाल है, हमारा 3-4 चीज़ें जो हम कर रहे हैं, एकदम पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत रैपिडली हमने लॉन्च किया है। हमारा एक्सट्रीम है, एक्सपल्स है, फिर हमने करिश्मा किया, हार्ले डेविडसन X440 किया, मैवरिक किया। तो एक तो पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम अपने स्टोर्स को अपग्रेड कर रहे हैं। तो हमारे जैसे 3 प्रीमियम स्टोर्स लॉन्च किए हैं, वो 100 के ऊपर जाएंगे। हीरो 2.0 जो स्टोर अपग्रेड है वो हमने 300 स्टोर कर दिए हैं, वो और स्टोर होंगे। और ऊपर से ब्रांड एसोसिएशन, डिजिटल मार्केटिंग सब मिला के ये हमारी प्रीमियम स्ट्रैटेजी है जो आगे जाके हमारे जो विन इन प्रीमियम का जो हमारा उद्देश्य है उसे पूरा करेंगे।
और अब बात बाजार की कर लेते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में भारी मुनाफा वसूली का ट्रेंड देखने को मिला। अंत में सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंक टूटकर 70,370 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी 333 अंक गिरकर 21,240 के करीब हुआ बंद और बैंक निफ्टी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक 1000 अंक गिरकर 45,000 के पार बंद होने में कामयाब। और आइए शुरू करते हैं जी बिजनेस की खास पेशकश, आपके बजट में सस्ता शेयर। और अंतरिम बजट 2024 से पहले कौन से शेयर में निवेश का है अच्छा मौका, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की सलाह आप भी सुनिए। आज का आपके बजट में सस्ता शेयर है पेट्रोनेट एलएनजी। ये वायदा कारोबार का शेयर है, लेकिन इसको कैश में डिलीवरी के लिए आज से आपको खरीदना है। करंट पी अर्निंग्स के मल्टीपल पे देखें तो 10 का पी मल्टीपल और फॉरवर्ड अर्निंग पे देखें तो 8 के पी मल्टीपल पर वो दिग्गज कंपनियों में काफ़ी अच्छा सस्ता कहा जाएगा। अभी जो बातचीत चल रही कतर के साथ, एक लॉन्ग टर्म डील की बात चल रही है। इंडिया लॉन्ग टर्म डील वहाँ पर साइन करने वाला है कतर से एलएनजी इंपोर्ट को लेकर, और वो पेट्रोनेट एलएनजी के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। इस डील को साइन करने से इनका मार्जिन 15% बढ़ने की उम्मीद है और मुनाफा 25% बढ़ने की उम्मीद है। इनके लिए रेडीमेड कस्टमर्स हैं। अगर ये बिजनेस में जाते हैं बीपी, एचपी, ओएनजीसी जैसे जो कंपनियां इनके अंदर स्टेक भी रखती है, इनके शेयर होल्डर भी है पेट्रोनेट एलएनजी है, यही प्रमोटर भी है और यही इनके कस्टमर भी है। तो रेडीमेड मार्केट है। मुझे लगता है हर एक डिप पर इसमें सिप करनी चाहिए। 25-25 रुपये का फॉल जब भी आए आप आराम से इसको SIP करके रखिए और इसको 1 से 2 साल का व्यू रखिए। 350 से 425, 350 और 425 ये 2 टारगेट के लिए आपको करना चाहिए। मेरा ये समझना है दीप कि आराम से ये कंपनी 4 साल में अपना मुनाफा डबल कर सकती है। अगर 4 साल में मुनाफा डबल करते हैं तो स्टॉक 3 से 4 साल में तो डबल हो ही जाना चाहिए। अगर मुनाफा 4 साल में डबल होता है तो स्टॉक थोड़ा जल्दी डबल हो जाता है। और दूसरा एक ही सबसे बड़ी बात, पी मल्टीपल की री रेटिंग का केस यहाँ पर बनता है। सो आई थिंक ट्रिगर्स भी हैं और आगे चलते चलते बढ़िया एक्शन भी हो सकता है।